White blood corpuscles or leukocytes. Leukocytes are colorless, nucleated and amoeboid cells larger than RBCs. Due to their amoeboid movement, they can move out of the capillary walls by a process called as dipedasis. A normal adult has on an average 5000 to 11,000, but it is given as 6000 to 8000 per mm cube इन NCERT. यानी WBCs की जो संख्या NCERT में दी है वो कितनी है 6000 to 8000 पर mm cube, and that increases as the person suffers from any infection or inflammation etc. अनफेवरेबल कंडीशन से अगर वो जा रहा है तो ये WBCs की संख्या बढ़ती है. कभी कभी हेलमिंथिक इन्फेक्शन में भी WBCs की संख्या बढ़ती है. Decrease in number of WBCs, that is less than 4000, is called as leukopenia. हाँ, एरिथ्रोपेनिया जैसे हमने देखा कि डिक्रीज इन RBCs नंबर, वैसे ही ल्यूकोपेनिया मीन्स डिक्रीज इन WBCs number, common in HIV, AIDS and TB patients for those exposed to radiation, shocks etc. इसका मतलब है कि HIV, वैसे उसका फुल फॉर्म ही है कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, वायरस से होने वाला एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो इसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी है, इसका मतलब क्या है कि दे आर सफ़रिंग फ्रॉम लेस WBCs और वो इम्यूनिटी इन इम्यून हो जाते हैं, और इसका कारण यही है कि WBCs में कमी आ रही है. टेम्पररी इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस. एरिथ्रोसाइटोसिस इंक्रीज इन RBCs, ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज इन WBCs. ये टेम्पररी है, लेकिन कभी कभी कैसे होता है कि WBCs आर इंक्रीजिंग vigorously but they are non-functional and they are increasing themselves at the cost of RBCs. That disease is called as leukemia. It is cancer. Means increase in number of WBCs at the cost of RBCs is known as leukemia. Uncontrolled increase in number of WBCs is a type of blood cancer called leukemia. WBCs are mainly concerned with defense mechanism, that is protection. और ये टाइप्स ऑफ WBCs, न्यूट्रोफिल वगैरह, इनकी कंपैरेटिव स्टडी हमने कल ही की है. हम अभी आगे चलते हैं. लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये अग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स है, और बेसोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल ये ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स है. इन सभी के फंक्शंस अलग अलग है. दे आर गिवन इन चार्ट. मैंने आपको चार्ट दे दिया है पहले ही. देन लेट अस सी ब्लड क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. ब्लड में देखते हैं ब्लड वेसल्स, कंप्लीट ब्लड फिजियोलॉजी. Hemopoietic process is shown here. From the stem cells there is formation of various blood cells. देखिए एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, मेगाकैरियोसाइट के टुकड़े जो है उनको प्लेटलेट्स बोलते हैं. न्यूट्रोफिल है विथ 2 to 7 लोब्ड न्यूक्लियस. मोनोसाइट रफली सर्कुलर न्यूक्लियस, मोनोसाइट में किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है, और लिम्फोसाइट में रफली सर्कुलर न्यूक्लियस है. देन बेसोफिल एंड एसिडोफिल. योसिनोफिल का मतलब ही एसिडोफिल होता है. सो 2 lobed nucleus, bilobed nucleus is present in eosinophil and twisted nucleus in basophil. So this process is called as dipedasis. You see phagocytic cells, ये मेगाकैरियोसाइट जिसे बोला जाता है ना, ये प्लेटलेट कैसे डिस्चार्ज कर रही है देखा आपने, है ना. ये मेगाकैरियोसाइट है,
It is discharging small platelets into the bloodstream. Okay, तो megakaryocyte is present obviously in bone marrow, क्योंकि ये बोन मैरो की ब्लड वेसल है जहाँ पे मेगाकैरियोसाइट प्लेटलेट को बना रही है. ये दिख रहा है आपको कि मेगाकैरियोसाइट के टुकड़े 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 यहाँ पे नज़र आ रहे. ये मैच्योर न्यूट्रोफिल है. न्यूट्रोफिल का भी मैचुरेशन यहाँ पे दिखाया है कि स्टेम सेल से किस प्रकार से न्यूट्रोफिल यानी मल्टीलोब्ड न्यूक्लियाई कंटेनिंग सेल बनती है, न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल बनती है. न्यूट्रोफिल ऑलवेज हैज़ मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस. दिस इज़ आरबीसी. हाँ, आरबीसी का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में ही होता है. ये देखिए आप, स्टेम सेल ये वाली है रेटिकुलोसाइट. रेटिकुलोसाइट लिखा है यहाँ पे, आप लिखिए रेटिकुलोसाइट is the precursor of RBC which expels nucleus. Reticulocyte is a precursor of RBC which expels nucleus. Reticulocyte is a precursor of RBC which expels nucleus. Then RBCs are also entering into the bloodstream. ये बोन मैरो कैपिलरीज में RBCs एंटर होते हुए दिख रही है आपको. These are monocytes, these are lymphocytes, है ना. तो ये अग्रेन्युलोसाइट्स है. हीमोपोइटिक प्रोसेस वहाँ पे दिखाई गई थी, हमने पहले ही देखी है. ये एरिथ्रोसाइट्स के बाद हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग. प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन यानी क्या होता है. देखिए इस प्रकार से फाइब्रस प्लग यहाँ पे फॉर्म होगा विच इज़ कॉल्ड एज प्लेटलेट प्लग. हाँ, एंड द प्रोसेस में बी इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक. ये देखिए यहाँ पे भी प्लेटलेट प्लग फॉर्म होते हुए नज़र आ रहा है. और ब्लड क्लॉटिंग के ये 13 फैक्टर्स यहाँ पे दिए हैं. इनमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो मैं आपको लिखा के दे रही हूँ. लिखिए, फर्स्ट फाइब्रिनोजेन. इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर ऑल्सो गिवन इन माई नोट्स. पहले आप लिखिए, NCERT पे लिख सकते हो. टोटल ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स डैश 13. Then first is fibrinogen, second prothrombin, fourth मैं सभी नहीं लिखा के दूंगी आपको, जो इम्पोर्टेंट है वही लिखा के दे रही हूँ. फर्स्ट फाइब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, एंड ऑलवेज गिव रोमन नंबर्स टू द क्लॉटिंग फैक्टर्स. फर्स्ट फाइब्रिनोजन, सेकंड प्रोथ्रोम्बिन, फोर्थ CA पॉजिटिव कैल्शियम, एट्थ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A, एट्थ जो है वो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A. देन 9 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट. And it is again known as Christmas factor. 9th is anti-hemophilic factor B as well as Christmas factor. 9th is known as anti-hemophilic factor B as well as Christmas factor. प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट भी बोला जाता है, लेकिन वो भूल गए तो चलेगा.
एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी और क्रिसमस फैक्टर, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है फैक्टर 9 के लिए। और जो 8 है ना, वो है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। हाँ, आप नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए कि हीमोफीलिया ए इज़ ड्यू टू incompetent 8th factor and hemophilia B is due to lack of 9th factor. Hemophilia B is due to lack of 9th factor. फिर 10th फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लिखिए 10th, कैपिटल एक्स जैसे 10th लिखना है आपको, डैश दे के। स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, स्टुअर्ट फैक्टर या स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर इससे बोला जाता है, स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर। मिडल मैन प्रॉवर, स्टुअर्ट प्रॉवर फैक्टर, मिडल मैन within intrinsic and extrinsic pathway of clotting, middleman within intrinsic and extrinsic pathway of clotting. हाँ, फिर जो 13 है हैगेमैन फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंटीसेडेंट, ये नहीं करेंगे हम। और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, जबकि उनके अलग अलग फंक्शन है। देखिए, ये एक इंट्रिंसिक पाथवे आपको नज़र आ रहा है और ये एक्सट्रिंसिक पाथवे नज़र आ रहा है, टिश्यू फैक्टर्स, लेकिन बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से, और जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं उसी प्रकार से मैंने अपनी नोट्स में ये ब्लड क्लॉटिंग कवर किया है। एक्सट्रिंसिक pathway, tissue fluid is called thromboplastin leaks into the blood to initiate formation of prothrombinase. This occurs in the presence of calcium dipositive. अब ये बाद में नीचे कॉमन पाथवे दिया है, लेकिन आपको जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना, ये प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जो कि एक सिंप्लीफाइड वे से यहाँ पे मैंने दी है, यही आपको याद करनी है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पाथवेज में हमें नहीं जाना है। Thrombocytes or blood platelets, they may get damaged when they come in contact with air. Then they will release thromboplastin. ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को ही हम प्लेटलेट फैक्टर बोलते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज़ नोन एज प्लेटलेट फैक्टर। ऑलवेज रिमेंबर, इसके ऊपर एक बार सीईटी में क्वेश्चन आया था। प्लेटलेट फैक्टर इज थ्रोम्बोप्लास्टिन बिकॉज प्लेटलेट रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। यू आर हैविंग योर नोट्स, सी देम, पेज नंबर 2। और यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन में आप लिखेंगे प्लेटलेट फैक्टर। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज व्हाट? प्लेटलेट फैक्टर। Thromboplastin causes formation of prothrombin activator from activated factor 10, factor 5 and Ca. यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन causes formation of prothrombin activator. तो ये क्या करेगा? Heparin is acted upon by thromboplastin and then it will get neutralized. सबसे पहले जब खून फ्री एयर में यानी बाहर निकलता है, तब क्या होगा? जो प्लेटलेट्स है वो डैमेज होके थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करेंगी। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये हिपैरिन को न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि हिपैरिन एंटीकोएगुलेंट है। अगर हिपैरिन न्यूट्रलाइज नहीं होता है तो कोएगुलेशन नहीं होगा। सो हिपैरिन शुड बी न्यूट्रलाइज्ड। इट इज़ डन बाय थ्रोम्बोप्लास्टिन। सो हिपैरिन इज एक्टेड अपॉन बाय थ्रोम्बोप्लास्टिन टू get it neutralized, and prothrombin
Prothrombin is acted upon by prothrombin activator as well as Ca dipositive calcium ion वहाँ पे लगेगा to form thrombin. Then thrombin will act on fibrinogen to form fibrin and fibrins are then stabilized. ये जो फाइबर्स वहाँ पे फॉर्म हुए वो स्टेबलाइज होंगे और वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन होगा. देयर विल बी श्रिंकिंग ऑफ कंप्लीट ब्लड. So again, thrombocytes, when they get damaged due to coming in contact with free air, they will release thromboplastin. Thromboplastin causes formation of prothrombin activator. यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है 10 बाकी के कुछ फैक्टर्स को ये एक्टिवेट करता है और प्रोथ्रोम्बिन को भी. फिर ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, देखिए ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा. उसका नाम आपको समझ में आ रहा है ना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. जो प्रोथ्रोम्बिन अभी ब्लड में इनएक्टिव स्टेट में पड़ा हुआ है उसे ही एक्टिवेट करने का काम प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर करता है. बट थ्रोम्बोप्लास्टिन इस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को जागरूक करता है. फिर से एक बार शुरू करते हैं. प्लेटलेट डैमेज हुई, क्या सिक्रीट हुआ? थ्रोम्बोप्लास्टिन. थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको उठाएगा? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर किसे जागरूक करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को. so that it will be converted into thrombin. Thrombin will act on fibrinogen. Fibrinogen will be converted into fibers. और इसी फाइबर के नेटवर्क में ब्लड सेल्स एंटैंगल हो जाती है और बाद में जाके फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर वगैरह भी वहाँ पे बनते हैं जो क्लॉट को स्टेबल बनाते हैं, यानी प्रॉपरली क्लॉटिंग करते हैं. यही प्रोसेस आपके एनसीईआरटी में जिस प्रकार से दी है वो आपको पढ़ना है. यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. Do you know why blood exhibits coagulation or clotting in response to an injury or trauma? This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from body. You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of cut or an injury over a period of time. It is a clot or coagulum formed mainly of a network of threads called fibrins in which the dead and damaged formed elements का मतलब होता है blood cells. Correct? इसे अंडरलाइन करो और लिखो. फॉर्म्ड एलिमेंट्स मीन्स ब्लड सेल्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड. देन फाइब्रिन्स आर formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by enzyme thrombin. आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार से उन्होंने डिस्क्राइब किया है. सबसे पहले ये बताया, लास्ट वाली जो रिएक्शन है ना वो सबसे पहले बताई है, यानी वहाँ पे फाइबर्स का नेटवर्क तैयार होता है. लेकिन ये फाइबर्स का नेटवर्क तैयार होने के लिए जो फाइब्रिनोजेन लगता है वो वाली रिएक्शन उसके बाद बताई. देखिए एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन स्टडी करना आपके लिए ज़रूरी है. सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, बट हाउ दिस फाइबर्स आर गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द फाइब्रिनोजेन. तो फाइब्रिनोजेन का फाइब्रिन में कन्वर्शन करने के लिए वहाँ पे थ्रोम्बिन आता है. अब बाद में बताएंगे कि थ्रोम्बिन कहाँ से आया. तो प्रोथ्रोम्बिन गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. फिर बाद में बताएंगे कि प्रोथ्रोम्बिन कैसे आया, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन के ज़रिए आया है. फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कैसे आया, वो ब्लड प्लेटलेट्स के डैमेज के कारण आया है. ऐसे वहाँ पे डिस्क्राइब किया है, यानी उल्टा उल्टा डिस्क्राइब करके दिया है. लेट अस रीड दैट. Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. Correct? Thrombins
in turn are formed from the another inactive substance present in the plasma called as prothrombin in enzyme complex thrombokinase. ये वही है थ्रोम्बोकाइनेज यानी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। थ्रोम्बोकाइनेज क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। मेरी नोट्स में उसी को बोला है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज रिक्वायर्ड। 1 minute. Thrombokinase is required for the above reaction. This complex is formed by series of linked enzymatic reactions, cascade process, involving a number of factors present in the plasma in an inactive state. An injury or a trauma stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation. Certain factors released by the tissue at the site of injury also can initiate coagulation. Calcium ions play an important role in clotting. इसीलिए वहाँ पे अंडरलाइन करके लिखिए, hence metabolism of calcium should be proper, which is regulated by parathormone and calcitonin, which is regulated by parathormone and calcitonin. Metabolism of calcium should be proper, which is regulated by parathormone and calcitonin. और एक बार लिख लीजिए कि पैराथॉर्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम एंड कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम। लिखिए, पैराथॉर्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम एंड कैल्सिटोनिन डिक्रीजेस ब्लड कैल्शियम। समझ में आ गया क्लॉटिंग? और एक बार रिवाइज करके देना है, नहीं ना? हाँ, वो नोट्स में से कीजिए। सिर्फ नोट्स में जो दिया है ना, ये आपको ऐसे उल्टा उल्टा करना है, तो जो एनसीईआरटी के पूरे शब्द उसमें कवर होते हैं। फैक्टर्स स्लोइंग ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड बॉडी हेपारिन। हेपारिन इज़ अ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। और आउटसाइड बॉडी यहाँ पे दिया है ईडीटीए, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये केमिस्ट्री लैब में ईडीटीए आप बहुत बार यूज़ करते हो। और इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, इट इज़ ईडीटीए। ये भी एंटीकोएगुलेंट है। सोडियम साइट्रेट, सोडियम ऑक्सैलेट, दे ऑल बाइंड विथ फ्री कैल्शियम एंड आई थिंक ईडीटीए का वही एक फंक्शन है कि दे बाइंड फ्री आयंस। हाँ, केमिस्ट्री में ज़्यादा आपको अच्छे से समझेगा कि ईडीटीए का फंक्शन ही वो है, चिलेटिंग एजेंट है शायद ईडीटीए। चिलेशन का मतलब होता है टू बाइंड विद फ्री आयंस, टू रिमूव फ्री आयंस फ्रॉम द रिएक्शन, दैट इज चिलेशन। सो इट इज ईडीटीए इज चिलेटिंग एजेंट. So it binds with calcium, hence it will remove calcium from the blood and hence blood clotting will not occur. Hence EDTA acts as anticoagulant. Factors hastening blood clotting inside body: vitamin K, if injected into the body during hemorrhage, stimulates blood clotting. Outside body by providing pressure, rough surface for injuring platelets or by increasing temperature to activate the enzyme. यानी देखिए, अगर ब्लड क्लॉटिंग को और जल्दी जल्दी करवाना है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करो, तो क्लॉटिंग की प्रोसेस, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल, एनी बायोकेमिकल प्रोसेस विल बी hastened if the enzyme is present and the temperature is increased. Then और भी एक चार्ट मैंने वहाँ पे दिया है ब्लड क्लॉटिंग और अच्छे से बताने के लिए। अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथ बताने के लिए और भी एक चार्ट मेरी नोट्स में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे भी एक है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि इनएक्टिव फैक्टर एक्स यानी कि स्टुअर्ट ब्रावर फैक्टर जो है वही एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे को एक साथ लाता है और उसके बाद ये जो पाथवे है दैट ऑकर्स कॉमनली
After 10th factor, the clotting pathway becomes common for extrinsic and intrinsic pathway. Then let us go ahead with heart. हार्ट वॉल देखते हैं हम, और हार्ट वॉल के लिए मैंने और एक चार्ट यहाँ पे दिया है. देखिए, हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्डियम, हार्ट कवर एंड हार्ट वॉल ऑल टुगेदर. ये देखिए, हार्ट कवर एंड हार्ट वॉल ऑल टुगेदर कंप्राइजेस पेरिकार्डियम एंड हार्ट वॉल. तो पेरिकार्डियम का मतलब ही ये होता है कि हार्ट का जो सराउंडिंग है, इट इज़ हैविंग फाइब्रस एंड सीरस लेयर. फाइब्रस कोलाजन टफ फाइबर का बना हुआ जो लेयर है पेरिकार्डियम का, उसे बोलेंगे फाइब्रस, और उसके अंदर है सीरस. सीरस इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू पैराइटल एंड विसरल लेयर. पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में एक स्पेस है जिससे बोलेंगे पेरिकार्डियल स्पेस, विच इज़ फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड. That fluid is necessary to bring about easy movement of pulsating heart. अगर वहाँ पे फ्लूइड है तो घिस नहीं रहा है वो, हार्ट तो कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन फ्लूइड के कारण घिसेगा नहीं, बहुत ही धीरे धीरे सुंदर मूवमेंट हो रही है हार्ट की, और पूरे जन्म भर तक वो होने वाली है. जो भी मैं अभी पढ़ाने वाली हूँ आपको, उसके लिए आपके पास थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि इसके बाद बिल्कुल भी समय नहीं है फिर से वही रिवाइज करने के लिए. सो टेक अ डीप ब्रीथ एंड देन लिसन केयरफुली एंड ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट. इट विल हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट. ओके, आपकी बैक टोटली स्ट्रेट होनी चाहिए. हाँ, और डीप ब्रीदिंग करके सुनो, करते हुए सुनो. जितना शांत और डीप आपका गहरा आपका श्वास है, उतना ही आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और विचारों के चक्र कम है. हाँ, ये करना है आपको. यहाँ पे हंसने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई ये साइंटिफिकली ही होनी चाहिए, नहीं तो आपको पता है कि रिज़ल्ट क्या होता है. आप 10 क्लासेस क्यों ना करो जीवन दिन भर में, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला जब तक कि आप कंसंट्रेट नहीं करते हो. एंड डोंट टॉक. थोड़ा सा मैं फास्ट लेने वाली हूँ. हाँ, हार्ट कवर एंड हार्ट वॉल में सबसे बाहर का जो कवर होता है वो है पेरिकार्डियम, और जो दूसरा है वो है हार्ट वॉल. पेरिकार्ड यानी अंदर वाला हार्ट की खुद की जो वॉल है, दैट इज़ नोन एज हार्ट वॉल, बट इट्स कवर इज़ नोन एज हार्ट कवर और पेरिकार्डियम. कार्डियम यानी हार्ट और पेरिकार्डियम हार्ट का कवर. सो पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड इनटू फाइब्रस एंड सीरस. फाइब्रस कंसिस्ट ऑफ कोलाजन, सीरस कंसिस्ट ऑफ पैराइटल एंड विसरल लेयर. लेकिन पैराइटल और विसरल लेयर के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. पेरिकार्डियल फ्लूइड हार्ट की स्मूथ मूवमेंट के लिए है, नरिशमेंट के लिए है उन सेल्स को. और विसरल जो है ना, उसी को हार्ट वॉल का पहला लेयर बोलते हैं. देखो, हार्ट कवर का सबसे अंदर का जो लेयर है वही हार्ट वॉल का सबसे ऊपर का पहला लेयर है. हार्ट वॉल का सबसे अंदर का हार्ट कवर का सबसे अंदर का लेयर यानी विसरल और एपिकार्डियम. विसरल लेयर of pericardium is also known as epicardium because it is the first layer of heart wall. Again, visceral layer of pericardium, innermost visceral layer of the pericardium is also known as epicardium because it is first layer of heart wall. So it is epicardium. One and the same thing, both are same thing, visceral और epicardium. और ये इसका पहला लेयर है हार्ट वॉल का, एपिकार्डियम. सिंगल लेयर्ड एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड एज मिजोथेलियम. तो विसरल लेयर में जो है ना वो मिजोथेलिया है, ये एपिथेलियल सेल्स ही है.
जो हार्ट वॉल का सबसे बाहर का कवरिंग बना रही है, या उसी को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम का सबसे अंदर का कवरिंग, सबसे अंदर का लेयर बना रही है। उसके अंदर एपिकार्डियम के अंदर, यानी एपिकार्डियम इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम, एपिकार्डियम के अंदर जो है वो है मायोकार्डियम। मायो का मतलब मसल्स, तो यहाँ पे कार्डियक मसल्स है। कार्डियक मसल्स आर समवॉट स्पेशल, दे आर अगेन यूनिसेल्यूलर, दे आर नॉट मल्टीसेल्यूलर, सिंसिटियम नहीं है वो, यूनिसेल्यूलर ही है वो। दे वर्क by showing alternate contraction and relaxation. The wave of contraction is shown or stimulated. Wave of contraction is originated from the pacemaker. Wave of contraction is originated from pacemaker and that will travel through them. Cardiac muscles, they are branched, unicellular and work without any fatigue throughout the life. जैसे श्वास चल रहा है पूरे जन्म भर, वैसे ही ये हृदय भी चल रहा है। तो मायोकार्डियम यानी कार्डियक मसल फाइबर्स, एंडोकार्डियम सिंगल लेयर्ड फ्लैट एपिथेलियल सेल्स कॉल्ड एज एंडोथेलियम। देखिए, जिसे हम ब्लड वेसल का इनर मोस्ट लाइनिंग बोलते हैं एंडोथेलिया, दैट इज ऑल्सो लाइनिंग द हार्ट. So endothelia starts from the heart wall only and then it is continued in blood vessels. So throughout the blood circulatory system, the innermost lining of heart as well as all blood vessels is formed by endothelia. Endothelia forms innermost lining of the heart as well as all blood vessels. Again, endothelia forms innermost lining of heart and all blood vessels. Squamous epithelia है वो, 1 minute. Heart is just like that of clenched fist of any person. इतना है, मेरा हार्ट मेरी क्लेंच्ड बंद मुट्ठी के जितना है, हाँ, और जो छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे का उसके बंद मुट्ठी के जैसा है. सो दिस इज़ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. In ourselves, the circulation is known as double circulation because blood passes twice through heart. Blood passes twice through heart. Hence, it is known as double circulation. जैसे आप देखिए कि deoxygenated blood from the complete body is going towards the right part of the heart with the help of various blood vessels. लेकिन ये जो है ये सुपेरियर वेना क्यावा है, ये इन्फेरियर वेना क्यावा है, और हार्ट का खुद का जो ब्लड है वो भी राइट अट्रियम में डाला जा रहा है. किसके द्वारा? कोरोनरी साइनस, यानी हार्ट के मसल्स को जो ब्लड प्रोवाइड किया जा रहा है वो भी तो डिऑक्सीजनेट होके फिर से राइट अट्रियम में जाना चाहिए. दैट इज़ गोइंग विद द हेल्प ऑफ कोरोनरी साइनस. So 3 blood vessels are opening in this part of the heart, that is right atrium, and then this is right ventricle, this is left atrium, this is left ventricle. Such 4 chambers are present, and the septum within 2 parts, right and left, is completely formed. Hence oxygenated and deoxygenated blood is completely separated. And you see, ये जो सर्कुलेशन है ये बड़ा है, इसीलिए इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं. और ये सर्कुलेशन का जो दायरा है, रेंज है, वो छोटी है, इसलिए उसे लेसर सर्कुलेशन बोलते हैं. दिस इज़ ग्रेटर और सिस्टमिक सर्कुलेशन, दिस इज़ लेसर और पल्मोनरी सर्कुलेशन. पे अटेंशन टूवर्ड्स द टर्मिनोलॉजीज. दिस सर्कुलेशन इज़ नोन एज सिस्टमिक और ग्रेटर सर्कुलेशन, एंड दिस सर्कुलेशन इज़ नोन एज पल्मोनरी और लेसर सर्कुलेशन. सो दिस इज़ लेसर एंड दिस इज़ ग्रेटर सर्कुलेशन. और ये इस प्रकार से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होके फिर से लेफ़्ट पार्ट ऑफ हार्ट पे वो जाने वाला है. सो लेफ़्ट पार्ट ऑलवेज डील्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कंप्लीट लेफ़्ट पार्ट मीन्स कंप्लीट लेफ़्ट अट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स, बोथ ऑफ देम, वेंट्रिकल, बोथ ऑफ देम
are dealing with oxygenated blood. Huh? The space in which heart is situated, that space is tilted towards left side. आपके लेफ्ट हैंड की तरफ उसका टिल्टिंग है. हाँ, और उसके नीचे जो आपको नज़र आ रहा है वो है डायफ्राम, है ना. ये वाला क्या है? डायफ्राम. एंड डायफ्राम डिवाइड्स थोरैक्स फ्रॉम एब्डोमेन. तो थोरैक्स ऊपर की तरफ है डायफ्राम के, एब्डोमेन नीचे की तरफ है. लेकिन थोरैसिक कैविटी में क्या क्या आता है? 2 लंग्स, हार्ट, थाइमस. ठीक है, तो 2 लंग्स आपको नज़र आ रहे हैं. इनमें से ऑब्वियसली जो लेफ्ट लंग है दैट हैज़ 2 पार्ट्स एंड राइट एज इट इज़ लार्जर हैज़ 3 पार्ट्स. क्योंकि राइट साइड में हार्ट नहीं है ना ज़्यादा टिल्टेड, इसीलिए राइट लंग ज़रा बड़ा है और उसके 3 पार्ट होते हैं. और जो लेफ़्ट लंग है उसके 2 ही पार्ट होते हैं. समझ में आया? सिंपल सिंपल चीज़ें. और ये जो स्पेस है ना जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, सिचुएटेड, कॉम्पैक्टेड है, दैट इज़ नोन एज मेडियास्टिनम. मेडियास्टिनम, हाँ, मेडियास्टिनम इज़ द स्पेस in which heart is properly packed within 2 lungs. और उसके बाहर फिर पेरिकार्डियम वगैरह है. और वैसे ही जो लंग्स के कवरिंग है उनको प्लूरा बोला जाता है और हार्ट के कवरिंग को पेरिकार्डियम बोला जाता है. ये स्टर्नम यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला देखो, ये स्टर्नम है ना. और these 2 bones are called as clavicles. और ये रिब केज, ये वाला जो है इसे बोलेंगे रिब केज. तो रिब केज किस किस का बना हुआ है? वेंट्रल मोस्ट इज स्टर्नम. देन बकेट हैंडल लाइक, दे आर रिब्स एंड दे आर अटैच्ड with the thoracic vertebrae from dorsal side. डॉर्सल साइड से वो थोरैसिक वर्टेब्रे से अटैच्ड है. ऐसा पूरा एक केज वहाँ पे बनता है, दैट इज़ नोन एज रिब केज. सो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज मेडियास्टिनम एंड द बेस इज ऑलवेज टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट पार्ट. बेस इज ऑलवेज टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट पार्ट, नीचे की तरफ. देखिए ये हार्ट है, फैट इन एपिकार्डियम, राइट ऑरिकल है, ये लेफ़्ट ऑरिकल है, राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है इधर के तरफ जो दिख रहा है. और लेफ़्ट साइड में हार्ट टिल्टेड आपको नज़र आ रहा है. दीज आर लंग्स. और ये भी लेफ़्ट लंग है. लेफ़्ट लंग छोटा होता है, राइट लंग बड़ा होता है. यहाँ से रिब केज को काटा हुआ है, पूरा काट के निकाल लिया. और ये जो है ये क्या दिख रही है आपको? ये लंग्स की तरफ जा रही है ना. दिस कंप्लीट स्पेस इज कॉल्ड एज मेडियास्टिनम, यहाँ जहाँ पे हार्ट इज सिचुएटेड. एंड दिस इज व्हाट? पल्मोनरी ट्रंक, ये वाली. और ये आर्च दिख रहा है, सिस्टमिक आर्च आप जिससे बोलते हो. और ये ट्रकिया है, विंड पाइप, ये वाला ट्रकिया है. और ये वाला ये सिस्टमिक आर्च जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से निकलते हुए आर्च बना के फिर नीचे की तरफ जाती है ना, ये वेसल बड़ी वाली एओर्टा. एओर्टा का ही जो आर्च फॉर्म होता है वो. एंड दिस वेसल इज नोन एज पल्मोनरी ट्रंक विच विल गो टूवर्ड्स 2 लंग्स. राइट एंड लेफ्ट के तरफ वो उसके ब्रांचेस जा रहे हैं पल्मोनरी ट्रंक के. नाउ लेट अस सी ऑल पेक्यूलरिटीज़. ये जो रेड कलर से दिखाया है वो कौन सा पार्ट है इसका? लेफ्ट. और जो ब्लू कलर से दिखा है वो राइट. और ये क्या है? आर्च ऑफ एओर्टा. हाँ, सिस्टमिक आर्च भी इससे बोला जाता है, आर्च ऑफ एओर्टा. और इसके ऊपर से 3 वेसल्स निकलते हुए नज़र आ रही है. These 3 vessels are subclavian, carotid and brachiocephalic. Subclavian, carotid and brachiocephalic. Do you have this figure?
नहीं, लेबलिंग है ना। सी पेज नंबर 169, तो आप स्टेट बोर्ड से देखिए, पेज नंबर 169। देखिए, ये 3 नाम जो है ना आपको याद करने हैं। दिस वन इज़ नोन एज ब्राकियोसेफेलिक। ब्राकियोसेफेलिक मीन्स इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द हैंड एंड सेफेलिक रीजन। देन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये वाली लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। तो कैरोटिड इज स्ट्रेट वे गोइंग टूवर्ड्स द ब्रेन, कैरोटिड आर्टरी इज स्ट्रेट वे गोइंग टूवर्ड्स ब्रेन। और ये वाला लेफ्ट सब क्लावियन आर्टरी, दिस वन, ये क्या है? सब क्लावियन। सब क्लावियन का मतलब क्या होता है? ये क्लेवाइकल के नीचे से जा रही है, ये क्लेवाइकल से ना, तो उसके नीचे से वो जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज सब क्लावियन। लेफ्ट सब क्लावियन, लेफ्ट के तरफ से उसके नीचे से वो जा रही है। सो ब्राकियोसेफेलिक टूवर्ड्स द हैंड एंड सेफेलिक रीजन, इट इज़ लाइक दिस। तो ब्राकियोसेफेलिक आर्टरी किस प्रकार से रहती है? सीधे सीधे ऊपर के तरफ यानी सेफेलिक रीजन में जा रही है, और ब्राकियल यानी हैंड्स के तरफ जा रही है। आप यहाँ पे लिख सकते हो गोइंग टूवर्ड्स हैंड एंड सेफेलिक मीन्स ब्रेन रीजन, ब्राकियोसेफेलिक हैंड्स एंड ब्रेन रीजन, और कैरोटिड सीधे ब्रेन के तरफ जाती है। आपको याद करना है, कैरोटिड आर्टरी गोइंग स्ट्रेट वे टूवर्ड्स ब्रेन एंड सबक्लावियन goes from below the clavicle. हाँ, passes from under the clavicle. Then this is what, ये सुपेरियर वेना केवा है। ये तो अलग से पहले ये वाली वेसल्स हम देख लेते हैं। हम इसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर में हार्ट का एक एक चैम्बर लेते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में जो एंटेरियर या वेंट्रल व्यू है वो आप किस प्रकार से करेंगे? दिस इज़ राइट साइड एंड दिस इज़ लेफ्ट साइड, करेक्ट। आपके लेफ्ट हैंड के तरफ उसकी राइट साइड दिख रही है, आपके राइट हैंड के तरफ उसकी लेफ्ट साइड दिख रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वेंट्रल व्यू है। वेंट्रल व्यू यानी आदमी जो नीचे पड़ा हुआ है या आपके सामने खड़ा है, उसका जो राइट हैंड है वो आपका लेफ्ट हैंड है। तो वेंट्रल व्यू से जब बॉडी को काटेंगे, वेंट्रल साइड से यहाँ से जब बॉडी को काटेंगे तो जो हार्ट दिखेगा। अब वो आदमी का जो मुंह है आपकी तरफ है ना, तो उसका जो लेफ़्ट हैंड है वो आपका राइट हैंड है, आपका राइट हैंड है उसका लेफ़्ट हैंड है। इसीलिए वहाँ पे उस प्रकार से लेबलिंग आपको करना है। और अगर आप पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो फिगर का राइट हैंड आपका राइट हैंड, फिगर का लेफ़्ट हैंड आपका लेफ़्ट हैंड, बिकॉज दिस व्यू ऑफ हार्ट इज़ टेकन फ्रॉम दिस साइड, बैक साइड। आपके सामने एक आदमी पीठ करके खड़ा हुआ है, उसकी पीठ है आपके सामने, तो उसका राइट हैंड यानी आपका राइट हैंड, उसका लेफ़्ट हैंड यानी आपका लेफ़्ट हैंड। इसी प्रकार से आपने लेबलिंग करना चाहिए। अगर डोर्सल व्यू या पोस्टीरियर व्यू है तो मैंने क्या बताया, योर राइट हैंड मीन्स फिगर्स राइट हैंड, और अगर वो एंटीरियर व्यू या वेंट्रल व्यू है तो आपका राइट हैंड उसका लेफ़्ट हैंड है, फिगर का लेफ़्ट हैंड है। हाँ, इमेजिन करो तो 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा, कुछ कठिन भी बात नहीं है ये। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि एक कोरोनरी आर्टरी निकल रही है। इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ एओर्टा। देखिए ये वाला क्या है, एओर्टा है ना। मैं अपने फिगर से आपको पढ़ाती हूँ क्योंकि यहाँ पे लेबल्स नहीं दिखते हैं, ये एरो नहीं दिखता है। ये देख लेते हैं पहले हार्ट वॉल। देखिए फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम।
फाइब्रस और सीरस, ये इसके बीच में कोई कैविटी नहीं है, दे आर अटैच टुगेदर। बट ये जो सीरस पेरिकार्डियम है ना, उसका जो पैराइटल और विसरल लेयर है उसके बीच में कैविटी है। सो द कैविटी और पेरिकार्डियल कैविटी इज प्रेजेंट विद इन द पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम एंड द विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम विच इज ऑल्सो नोन एज एपिकार्डियम, है ना, वेरी सिंपल। सो दिस इज द कैविटी विच इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। वो चार्ट लिखेंगे तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे। दीज मसल्स आर नोन एज कार्डियक मसल्स। ये एक बड़ा सा थिक लेयर आपको कार्डियक मसल्स का वहाँ पे दिख रहा है, और सबसे नीचे का जो लेयर है उसे हम बोलेंगे एंडोकार्डियम, जो कि एंडोथेलिया का बना हुआ है। एंडोकार्डियम, एंडोथेलिया, इनर मोस्ट लाइनिंग। देन बिलो दैट इज द हार्ट चेम्बर, क्लेंच्ड फिस्ट के जैसा रहता है किसी के भी वो हार्ट। फिर से ये लेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं। यू सी कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आपको कैसे दिख रही है? यहाँ पे कुछ स्पेशल है। दिस इज़ नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क। देखिए कार्डियक मसल्स में ये दिख रहा है ना, दिस वन, देन दिस वन, ऑल दिस कॉल्ड एज इंटरकैलेटेड डिस्क्स. So intercalated discs are present within the cardiac muscles which help in smooth propagation of cardiac impulse. ये कार्डियक इम्पल्स को प्रोपोगेट करने के लिए मदद करता है। देन दिस इज़ व्हाट, ये सबसे अंदर का एंडोथेलियम, उसके अंदर का ये एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे कुछ भी नहीं वहाँ पे एरियोलार रहता है, वो सपोर्टिंग टिश्यू है, तो उसका एक लेयर है वहाँ पे, और उसके अंदर बहुत सारी कार्डियक मसल्स, ये कार्डियक मसल का मायोकार्डियम है। उसके बाद है ये वाला यानी एपिकार्डियम का लेयर, देखिए ये वाला एपिकार्डियम का लेयर है। उसके बाद ये कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी। उसके बाद पैराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम है, और उसके बाद फाइब्रस पेरिकार्डियम है ना। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए जो भी मैंने आज पढ़ाया, क्योंकि मैंने 2 बार 3 बार 4 बार वही रिपीट करवा के दिया है। दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल, इट हैज़ थिकेस्ट वॉल। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ थिकेस्ट वॉल, लिखिए लेफ्ट वेंट्रिकल डैश थिकेस्ट वॉल। यह है लेफ्ट वेंट्रिकल, 3 टाइम्स थिकर देन राइट, एक्सर्ट्स मोर पंपिंग फोर्सेस। हमें पता है कि इससे प्योर ब्लड पूरे बॉडी के तरफ, सिस्टम्स के तरफ लेके जाना है, इसीलिए इसकी वॉल थिकेस्ट चाहिए ताकि ज़्यादा फोर्स क्रिएट हो वहाँ पे। इंटरकैलेटेड डिस्क्स ऑफ ब्रांच्ड, ये देखो ब्रांचिंग है कि नहीं, ये जो कार्डियक मसल्स रहती है ना वो ब्रांचेस दिखाती है। यू सी दिस ब्रांच, कार्डियक मसल्स आर समवॉट स्ट्राइटेड, ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिसेल्युलर विथ इंटरकैलेटेड डिस्क्स विच आर एक्चुअली द गैप जंक्शंस। ऐसे पूरा याद करो, मैंने क्या क्या बताया। नहीं, कार्डियक मसल्स आर समवॉट स्ट्राइटेड, यूनिन्यूक्लिएट, हाँ, इंटरकैलेटेड डिस्क्स विच आर गैप जंक्शंस एंड दे आर ब्रांच्ड। अनब्रांच्ड नहीं है, वो ब्रांच्ड है। ये ब्रांच तो आपको नज़र आ रही है। ओके, लिखना है आपको कार्डियक मसल्स डैश यूनिसेल्युलर, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट, यूनिसेल्युलर मत लिखो, यूनिन्यूक्लिएट ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर, uninucleate branched tubular with intercalated discs which are gap junctions, with intercalated discs which are gap junctions.
नेक्स्ट पीरियड में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट से शुरू करने वाले हैं. इज इट क्लियर?